हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए, ऐसे ही जो है पीएचडी पैट का रहा। ठीक है, इससे पहले भी आपको लेक्चर मिल रहा होगा। ठीक है, ये मॉक टेस्ट है। जो भी इस बार पीएचडी पैट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, एलएनयू का एग्जाम दे रहे हैं या आप एक्यू का एग्जाम दे रहे हैं, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पीएचडी पैट का, ये सभी पीएचडी पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेट के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं आप बैठ के, ठीक है, चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाएंगे 4-5 साल का। आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आपका ये मॉक टेस्ट जो है एग्जाम तक चलेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जस्ट एज की ओपन्स ए लॉक, एजुकेशन ओपन द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दिस टाइप ऑफ आर्गुमेंट इज। जैसे चाबी ताले को खोलती है, क्या है? जैसे चाबी ताले को खोलती है, वैसे ही शिक्षा अवसरों के द्वारा खोलती है। यह किस प्रकार का तर्क है? देखिए क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से है और लॉजिकल रीजनिंग से भी पीएचडी पैट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से ही क्वेश्चन जो है डिजाइन किया गया है, ताकि आपको एग्जाम में ये ना लगे कोई नया क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे उठाया गया है। तो क्या है कि एक जैसे चाबी ताले को खोलती है, वैसे ही शिक्षा अवसरों के द्वार खोलती है। यह किस प्रकार का तर्क है और किस प्रकार के तर्क को दिखाता है? तो यह एनालॉजिकल होता है। क्या होता है? सदृश मूलक होता है, यानी कि एनालॉजिकल तर्क को शो अप करता है। क्यों करता है? Here, the function of key opening a lock is compared with the function of education opening opportunities, since reasoning is based on the similarity of function between टू सिचुएशन। यहाँ पर जो है दो सिचुएशंस को क्रिएट करा जाता है। इट इज एनालॉजिकल रीजनिंग, जो क्या कहलाता है? एनालॉजिकल रीजनिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ जो है सो चाबी के कार्य ताला खोलना होता है ना। चाबी का काम क्या होता है? ताला खोलना की होता है। तो तुलना शिक्षा के कार्य अवसर खोलने से की गई है। तो शिक्षा से क्या होगा? अवसर मिलेगा, अलग अलग पहचान मिलेगी। तो समान कार्य भूमिका के आधार पर तर्क दिया गया है, इसलिए क्या होगा? सादृश्य मूलक होगा, या ना कि एनालॉजिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आते हैं। चलिए ठीक है, क्या क्वेश्चंस? जस्ट एज द रूट्स सपोर्ट ए ट्री, ठीक है, वैल्यू सपोर्ट द करेक्टर ऑफ ए पर्सन, दिस आर्गुमेंट इज। मतलब कि जैसे जड़ें वृक्ष को सहारा देती है, जड़ जो होता है क्या करता है? वृक्ष को सहारा देती है। ठीक है, वैसे ही मूल्य व्यक्ति के चरित्र को आधार देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मूल्य क्या होता है? उसका चरित्र होता है, करेक्टर होता है। तो यह किस प्रकार का तर्क है? ये बताइए कि यह किस प्रकार का तर्क है। तो ये होगा एनालॉजिकल। ये भी क्या होगा? एनालॉजिकल होगा, क्योंकि एक दूसरे से तुलनात्मक बातें किया जा रहा है। ठीक है, द सपोर्टिंग रोल ऑफ रूट्स फॉर ए ट्री इज कंपेयर्ड विथ सपोर्टिंग रोल ऑफ वैल्यूज फॉर करेक्टर। यानी कि एक ट्री का एक सपोर्टिंग रोल है ना। ट्री के मतलब क्या है? जब वृक्ष है, वृक्ष क्या है? जड़ क्या है? जड़ जो है वृक्ष को सहारा देती है, तब तो वृक्ष आगे जड़े न रहेगा तो वृक्ष थोड़ी होगा। तो द कंक्लूजन इज ड्रॉन बाय सिमिलरिटी। सिमिलर रहता है, दोनों कंक्लूजन सिमिलर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बहुत सारा रोल्स है, हेंस एनालॉजिकल रीजनिंग होगा। यानी कि वृक्षों की जड़ों और व्यक्तियों के मूल्यों के बीच सहारा देने की समान जो भूमिका दिखाई गई है, समानता के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। अतः यह क्या है? सदृश मूलक तर्क है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। जस्ट एज ए कंपास गाइड्स ए ट्रेवलर, ए हाइपोथेसिस गाइड्स ए रिसर्चर्स, दिस रिप्रेजेंट्स। जैसे कंपास यात्री को दिशा देता है, कंपास क्या होता है? यात्री को दिशा देता है। वैसे ही परिकल्पना शोधकर्ता को दिशा देती है। जो परिकल्पना होती है, शोधकर्ता क्या, आप जब हाइपोथेसिस तैयार करते हैं तो क्या होता है? एक परिकल्पना ही होता है कि आप शोध किस तरह से करेंगे। तो यह किस प्रकार का तर्क है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार तर्क है। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा एनालॉजिकल। सदिश दोनों का कंपेयर करा जा रहा है। ठीक है, तो
The guiding functions of a compass is compared with the guiding role of hypothesis in research. This similarity-based comparisons makes it analogical arguments को शो करता है। यह कंपास और परिकल्पना दोनों की मार्गदर्शक भूमिका की तुलना की गई है। समानता पर आधारित तर्क होने से यह सदृश मूलक तर्क हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाए। Just as pruning helps at plant grow better, criticism helps a person improve. This is an example of, जैसे छटाई पौधे की वृद्धि में सहायक होती है, ठीक है, वैसे ही आलोचना व्यक्ति के सुधार में सहायक होती है। आलोचना जो होता है व्यक्ति के सुधार में क्या सहायक होगा ना, जब किसी का आलोचना होता है तो लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। यह किस प्रकार का तर्क है, तो यह जो तर्क होगा एस्टेटिकल नहीं होगा, मोरल नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, आपका एनोलॉजिकल तर्क होगा। बिल्कुल सही है। क्यों है? द प्रोसेस ऑफ प्रूनिंग ऑफ प्लांट इन प्लांट्स इज कंपेयर्ड विद द रोल ऑफ क्रिटिसिज्म इन पर्सनल ग्रोथ। द आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल सिमिलरिटी, हेंस एनालॉजिकल। क्योंकि यह फंक्शनल सिमिलरिटी का इसलिए एनालॉजिकल होगा। पौधे की छटाई और व्यक्ति की आलोचना दोनों को विकास में सहायक बताया गया है। कार्यात्मक समानता पर आधारित होने से यह सदृश मूलक तर्क होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? हाँ, जस्ट एज ए लाइट हाउस गाइड्स शिप्स इन डार्कनेस, ए टीचर गाइड्स स्टूडेंट इन इग्नोरेंस। दिस रीजनिंग इज, जैसे प्रकाश स्तंभ अंधकार में जहाजों को दिशा देता है। क्या करता है? प्रकाश स्तंभ जो होता है अंधकार में जहाजों को दिशा देता है, वैसे ही शिक्षक अज्ञान में छात्रों को मार्गदर्शन देता है। ठीक है, तो यह किस प्रकार का तर्क है? वह किस प्रकार का तर्क? तो ये भी कंपेयर कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है, तो आपका ये साइकोलॉजिकल नहीं होगा, हाइपोथेटिकल नहीं होगा, एनालॉजिकल होगा। क्योंकि ये रीजनिंग एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो इसलिए हम रीजनिंग से दिए हैं। अगर आपका एनालॉजिकल रीजनिंग आएगा तो आप आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप एग्जाम में बना देंगे। ठीक, यानी कि द गाइडिंग रोल ऑफ ए लाइट हाउस इज कंपेयर विद द गाइडिंग रोल ऑफ ए टीचर, सिंस वंस सिचुएशन इज एक्सप्लेन थ्रू द अनदर सिमिलर सिचुएशन को करता है, तो एनालॉजिकल रीजनिंग को शो करता है। यानी कि यहाँ प्रकाश स्तंभ और शिक्षक दोनों की मार्गदर्शक भूमिका की तुलना की गई है। कि एक स्थिति को दूसरी समान स्थिति से समझाया गया है, इसलिए यह सदृश मूलक तर्क है। क्या है? सदृश मूलक तर्क होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन रिसर्च थीसिस which section contains acknowledgement to guide and institutions। एक शोध प्रबंध में मार्गदर्शक एवं संस्थानों के प्रति आभार व्यक्त करने वाला भाग कौन सा होता है? जो आभार व्यक्त किया जाता है वो भाग कौन सा होता है? तो एक्नॉलेजमेंट होता है, आभार ज्ञापन। यानी कि आप जिसके अंदर रह के मतलब जो काम करते हैं, जब आप एक मतलब थीसिस तैयार होता है उसमें एक्नॉलेजमेंट करा जाता है कि आपको वर्क में किसने हेल्प करा है, उसका नाम दिया जाता है, एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक, यानी कि द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन इज ए फॉर्मल पार्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी पेज, एक फॉर्मल पार्ट होता है ऑफ ए थीसिस वेयर द रिसर्चर्स एक्सप्रेस gratitude to supervisors, teachers, institutions, funding agencies and all these who provided academics, technical और moral support जो करा है उसका नाम किया जाता है एक्नॉलेजमेंट में। इट डज नॉट कंटेन रिसर्च डाटा बट रिकॉर्ड्स स्कॉलरी कर्टिसी एंड इथिकल रिकॉग्निशन भी इसको शो करता है। यानी कि आभार ज्ञापन शोध प्रबंध के प्रारंभिक पृष्ठों का एक औपचारिक भाग होता है, जिसमें शोधकर्ता अपने पर्यवेक्षक, अध्यापकों, संस्थानों, अनुदान देने वाली संस्थानों तथा सभी सहयोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। इसमें कोई शोध आंकड़ा नहीं होता, ठीक है, बल्कि यह शैक्षणिक शिष्टाचार और नैतिक स्वीकृति का प्रतीक होता है, जो क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which of the following forms a part of preliminary page of thesis?
निम्नलिखित में से कौन शोध प्रबंध के प्रारंभिक पृष्ठों का भाग होता है? जो प्रारंभिक पृष्ठ होता है उसका भाग होता है। तो मेथोडोलॉजी जी नहीं, क्या कार्य करना है मेथोडोलॉजी में, थोड़ी प्रारंभिक पेज होता है, फाइंडिंग्स नहीं होता है। टेबल ऑफ कंटेंट, जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है यानी कि विषय सूची, ये क्या होता है? प्रिलिमिनरी पेज होता है। द टेबल ऑफ कंटेंट्स appears in preliminary sections and provide a systematic list of chapters, sub-chapters and page numbers रहता है, ठीक है। It helps the reader to locate different parts of the thesis easily and reflects the structural organizations of entire research work। मतलब क्या है कि विषय सूची प्रारंभिक पृष्ठों में दी जाती है जिसमें सभी अध्यायों, उप अध्यायों, उनके पृष्ठ क्रमांक व्यवस्थित रूप से दिए जाते हैं। यह शोध प्रबंध की संरचना को दर्शाती है तथा पाठक को विभिन्न भागों तक आसानी से पहुंचने में सहायता करती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। Which sections of a thesis provide detailed tools, questionnaires and raw data? शोध प्रबंध का कौन सा भाग उपकरण, प्रश्नावली एवं कच्चे आंकड़े प्रस्तुत करता है? जो प्रस्तुत करता है उसका आप नाम बतावें। तो उसका नाम होगा अपेंडिक्स। परिशिष्ट जो होता है इसमें आप सारे आंकड़े को प्रस्तुत करते हैं, जो अपेंडिक्स होता है परिशिष्ट वाला। ठीक, यानी कि द अपेंडिक्स कंटेंस, एक मिनट इसे सही कर लेते हैं, चलिए क्या है, द अपेंडिक्स कंटेंस सप्लीमेंट्री मटेरियल, जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है ना उसको इसमें रखा जाता है अपेंडिक्स में। सच है जैसे रिसर्च टूल्स हुआ, आपने क्या क्या टूल्स यूज करा, क्वेश्चनाइजर्स हुआ, इंटरव्यू शेड्यूल्स हुआ, रॉ डाटा हुआ, मैप्स एंड एक्सटेंडेड टेबल्स हुआ। These materials are essential for validations, replication of the study but are too lengthy to be placed in the main context। यानी कि परिशिष्ट में प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूचियां, कच्चे आंकड़े, मानचित्र, विस्तृत सारणियां आदि सहायक सामग्री दी जाती है। ठीक है, ये सामग्री जो होता है शोध की प्रामाणिकता और पुनरावृत्ति के लिए आवश्यक होती है, परंतु आकार में बड़ी होने के कारण मुख्य पाठ में ये नहीं रखी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन से क्या है, व्हिच पार्ट ऑफ थीसिस, क्या है, व्हिच पार्ट ऑफ which part of thesis sources consulted for the study। मतलब कि शोध में प्रयुक्त स्रोतों को दर्शाने वाला भाग कौन सा है, ये बताइए कि शोध में जो स्रोत है तो दर्शाने वाला भाग कौन सा है। तो वो भाग आपका हो जाएगा बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची में जो है दर्शाया जाता है। ठीक, एंड ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट तो आप सबसे स्टार्ट में लिखते हैं। हाइपोथेसिस जो होता है एक टेंटेटिव आइडिया होता है, क्या टेंटेटिव आइडिया होता है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव आइडिया होता है। मेथोडोलॉजी जो कार्य करना वो वाला हो जाता है, ये होगा नहीं। तब बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑल बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स, websites and other sources consulted during the research. It reflects the scholarly depth of study and allows verification of information as well as further reading। मतलब कि ग्रंथ सूची में शोध के दौरान प्रयुक्त सभी पुस्तकें, पत्रिकाएं, रिपोर्ट, वेबसाइट आदि का विवरण दिया जाता है। यह अध्ययन की विद्वतापूर्ण गहराई को दर्शाती है तथा संदर्भों की जांच और आगे अध्ययन में सहायक होती है। ठीक है, ये क्या होता है आपका बिब्लियोग्राफी, जो कि ग्रंथ सूची होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which of the following is included in the end matter of a thesis? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन शोध प्रबंध के अंतिम भाग में सम्मिलित होता है। जब शोध प्रबंध होता है तो इसके अंतिम भाग में जो है सो सम्मिलित होता है, वो कौन सा भाग है। तो अपेंडिसेस एंड बिब्लियोग्राफी जो होता है, परिशिष्ट एवं ग्रंथ सूची सबसे अंतिम भाग में होता है। ठीक है, ये जो होता है ना थीसिस में सबसे अंतिम भाग में होता है। द एंड मैटर ऑफ थीसिस
consist of all supplementary and references materials placed after the conclusion, such as appendices, bibliography, glossary, and index. These sections support the main findings एंड इंश्योर द एकेडमिक कम्प्लीटनेस रहता है, ठीक है। यानी कि शोध प्रबंध के अंतिम भाग में निष्कर्ष के बाद परिशिष्ट ग्रंथ सूची, शब्दावली और अनुक्रमणिका जैसे सहायक व संदर्भात्मक भाग सम्मिलित होते हैं। ये मुख्य निष्कर्षों का समर्थन देते हैं और शोध को शैक्षणिक रूप से पूर्ण बनाते हैं, लेकिन शोध जो होता है शैक्षिक रूप से सही बनता है, पूर्ण बनता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है द इशू ऑफ रिसर्च। जो रिसर्च में इशू होता है, समस्याएं होती है, क्या है, यानी कि द इशू ऑफ रिसर्च इथिक्स इज रिलेवेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। मतलब कि शोध नैतिकता क्या है, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में शाब्दिक प्रासंगिक होता है, ये बताइए किसमें शाब्दिक प्रासंगिक होता है। तो यहाँ पे जो है एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मेशन फॉर्मुलेशंस एंड डेफिनेशंस, समस्या का निर्माण एवं परिभाषा में रिस्ट्रिक्स नहीं होता है, ठीक है। एट द स्टेज क्या है, एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, समग्र जनसंख्या का निर्धारण के चरण में नहीं होता है। एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड, हाँ यहाँ इथिक्स होता है जब डाटा कलेक्शन करा जाता है। एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, तो आंकड़ों के संकलन और उनके विवेचन चरण में जो है यहाँ पर इथिक्स का रिलेवेंस होता है। और एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग एंड फाइंडिंग्स, निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के चरण में तो ये भी होता है। यहाँ पर आपका सी और डी दोनों आंसर सही होगा, जो कि क्या होता है, रिसर्च इथिक्स के रिलेवेंट स्टेज को आपको शो ऑफ करता है, ठीक। यानी कि क्या है, रिसर्च इथिक्स आर मोस्ट क्रिटिकली इन्वॉल्व ड्यूरिंग डाटा कलेक्शंस, इंटरप्रिटेशंस में इन्वॉल्व होता है जो रिसर्च का इथिक्स होता है, ड्यूरिंग डाटा कलेक्शंस, इंटरप्रिटेशंस एंड रिपोर्टिंग। इथिकल इश्यूज सच एज इन्फॉर्म कंसेंट प्रॉपर लेना होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एवॉइडेंस ऑफ मैनिपुलेशन, plagiarism and honest presentations of results arise at this stage. Although ethics are important throughout, violations are most likely during data handling and reporting, making this stage ethically most sensitive. यानी कि शोध नैतिकता विशेष रूप से आंकड़ों के संकलन, उनके विश्लेषण तथा निष्कर्षों की प्रस्तुति के समय अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैसे सहमति हो गया, गोपनीयता हो गया, निष्पक्षता, आंकड़ों में हेरफेर ना करना, साहित्य चोरी से बचना। यानी कि आप किसी का प्रॉपर डाटा ले रहे हैं तो उसका रेफरेंस करा जाता है और उसका हूबहू लिखना नहीं होता है, चेंज करके, तथा सत्यनिष्ठ रिपोर्टिंग जैसे नैतिक प्रश्न इन्हीं चरणों में अत्यधिक उत्पन्न होते हैं। इसलिए नैतिक दृष्टि से ये चरण शाब्दिक संवेदनशील माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इथिक्स को जो है फॉलो करा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, एवॉइडेंस ऑफ प्लेगरिज्म इन थीसिस इज रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ रिसर्च। मतलब कि शोध प्रबंध में साहित्य चोरी से बचना शोध के किस चरण से संबंधित है। तो साहित्य चोरी होता है उससे कैसे बचना, मतलब कि किस चरण से संबंधित है। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस जी नहीं, डाटा कलेक्शंस, डाटा कलेक्शंस नहीं, रिपोर्ट फाइंडिंग बिल्कुल सही है आपका, यहाँ पर रिपोर्ट फाइंडिंग सैंपलिंग नहीं होगा। यानी कि प्लेगिज्म अकर्स मेनली एट स्टेज ऑफ राइटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, राइटिंग और रिपोर्टिंग बिल्कुल सही है यहाँ पर सी ऑप्शन। इथिकल रिसर्च डिमांड्स प्रॉपर साइटेशंस करना होता है राइटिंग कर रहे हैं, एंड ओरिजिनलिटी व्हाइल प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स। यानी कि साहित्य चोरी प्राय लेखन और निष्कर्षों की प्रस्तुति के समय भी होती है, अतः यह शोध नैतिकता का विषय मुख्यतः रिपोर्टिंग चरण से संबंधित है। क्या है, जो रिपोर्टिंग करा जाता है उस समय भी शोध नैतिकता हावी रहता है, देखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं,
Obtaining informed consent from participant is essential at which stage? प्रतिभागियों से सूचित सहमति प्राप्त करना शोध के किस चरण में आवश्यक होता है? ये बताइए कि शोध के किस चरण में ये आवश्यक होता है। तो ये डाटा कलेक्शन जो होता है इसमें जो होता है ओरिजिनिटी बहुत ही आवश्यक होता है, आंकड़ा संकलन। ठीक है, मतलब कि सहमति बिना आप नहीं कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी कि इन्फॉर्म कंसेंट प्रॉपर जरूरी है। आप मान लीजिए किसी व्यक्ति से ही कुछ कलेक्शन करना है, ब्लड लेना है या एज ए आपको कोई सैंपल लेना है एग्रीकल्चर फील्ड से भी, तो वहाँ प्रॉपर पूछा जाता है कि कोई दिक्कत ना हो, तब वहाँ आप ले सकते हैं सैंपल। इज रिक्वायर्ड बिफोर कलेक्टिंग डाटा टू इंश्योर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट राइट्स। सूचित सहमति आंकड़ों संकलन से पूर्व ली जाती है ताकि प्रतिभागियों की स्वैच्छिक भागीदारी और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके और रक्षा होता है। नेक्स्ट आते हैं फैब्रिकेशंस क्या है क्वेश्चंस। चलिए, फैब्रिकेशंस और फॉल्सिफिकेशंस ऑफ डाटा वायलेट्स रिसर्च इथिक्स एट विच स्टेज? मतलब कि आंकड़ों का निर्माण या हेरफेर करना, आंकड़ों का निर्माण या हेरफेर करना शोध के किस चरण में नैतिक उल्लंघन माना जाता है? कि यह नैतिक उल्लंघन है वो किस चरण में माना जाता है? तो डाटा कलेक्शन एनालिसिस में जो होता है वहां पर उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, सैंपलिंग में ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम सिलेक्शन में नहीं होता है, टाइटल फॉर्मुलेशन में तो होना ही नहीं है। यानी कि जब डाटा कलेक्शन और एनालिसिस करा जाता है उस समय हेर फेर मतलब मायने रखता है। ठीक है, यानी कि फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशंस अकर ड्यूरिंग डाटा कलेक्शंस एंड एनालिसिस डायरेक्टली वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड ऑब्जेक्टिविटी। आंकड़ों में गणना या बदलना संकलन एवं विश्लेषण चरण में होता है। यह सत्यनिष्ठा तथा वस्तुनिष्ठा सिद्धांतों का उल्लंघन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं मेंटेनिंग confidentiality of respondents is mainly related to किससे होता है रिलेट? ये यानी कि उत्तरदाताओं की गोपनीयता बनाए रखना मुख्यतः किससे संबंधित है? मतलब कोई आपका कुछ मतलब कि दे रहा है उसको आप गोपनीयता कैसे बनाकर रख सकते हैं? तो उसके लिए जो है डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग, आंकड़ों का संकलन एवं प्रस्तुति जो होता है यहाँ पे मेन चीज होता है। ये आपका सही आंसर होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड while collecting personal data, जो डाटा पर्सनल कलेक्ट करा जाता है ये बहुत मैटर करता है। and while publishing results ensuring that identify are not disclosed, बिना पब्लिश का उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। यानी गोपनीयता का पालन आंकड़े लेते समय तथा निष्कर्ष प्रकाशित करते समय किया जाता है ताकि प्रतिभागियों की पहचान उजागर ना हो। जो प्रतिभागी है उसका पहचान पता ना चलना चाहिए, यही होता है गोपनीयता। ठीक है, कॉन्फिडेंशियली होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी मोस्ट पीपल टेंड टू बिलीव। यानी कि जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हो तो अधिकांश लोग किस पर विश्वास करते हैं? किस पर विश्वास करेंगे? तो अधिकांश लोग जो होता है नॉन वर्बल मैसेज अमौखिक संदेश पर जो होता है विश्वास करते हैं। ठीक, यानी कि रिसर्च इन कम्युनिकेशन साइकोलॉजी शोज दैट व्हेन स्पोकन वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज convey different meanings, people rely more on facial expressions, टोन ज्यादा मैटर करता है। जब नॉन वर्बल वर्बल क्विज होता है तो नॉन वर्बल को ज्यादा मैटर करता है। फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, टोन हो गया, गेस्चर्स हो गया एंड पोस्चर्स हो गया। नॉन वर्बल क्यूज आर कंसीडर्ड मोर स्पॉन्टेनियस एंड लेस कंक्लूसिवली कंट्रोल्ड होता है। हेंस दे आर परसीव्ड एज मोर ट्रूथफुल देन वर्बल स्टेटमेंट्स। संचार मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति के शब्द और उसकी देह भाषा में विरोध हो तो लोग चेहरे के भाव, आवाज के उतार चढ़ाव, हाव भाव और मुद्रा पर अधिक विश्वास करते हैं।
अमौखिक संकेत कम नियंत्रित होते हैं, इसलिए उन्हें अधिक विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, चलिए, ए टीचर सेइंग आई एम हैप्पी विथ ए सैड फेशियल एक्सप्रेशन इलस्ट्रेट्स, मतलब कि एक शिक्षक मैं प्रसन्न हूँ, क्या कह रहा, मैं प्रसन्न हूँ कहते हुए उदास चेहरा बनाता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है, ये बताइए। तो ये जो है नॉइज कम्युनिकेशंस जी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, फीडबैक नहीं, इनकॉन्फिडेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज को दर्शाता है, मौखिक और अमौखिक संगति को जो है शो करता है। हेयर द फॉर्मल वर्बल मैसेज एक्सप्रेस हैप्पीनेस, ठीक है, वर्बल हैप्पीनेस शो कर रहा है, लेकिन while the non verbal cue sad, non verbal दुखी हो से बोल रहा है, तो contradicts it. uh, this lack of harmony is called incoherence, यानी कि leading to the receive to trust the non verbal signal more. यह यहाँ जो है शब्द प्रसन्नता दर्शाते हैं, परंतु चेहरे के भाव दुख, मौखिक और अमौखिक संकेतों में सामंजस्य न होना असंगति कहलाता है, और ऐसी स्थिति में लोग मौखिक संकेतों पर अधिक भरोसा करते हैं। जो अमौखिक होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, उस पे लोग अधिक भरोसा करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन क्लासरूम कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स ऑफन जज द सिंसियरिटी ऑफ ए टीचर बाय, यानी कि कक्षा संचार में विद्यार्थी शिक्षक की ईमानदारी को प्रायः किस आधार पर आंकते हैं, ये बताइए कि किस आधार पर आंकते हैं। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स जी नहीं, वॉइस मॉड्यूलेशंस एंड गेस्चर्स, स्वर लय और हाव भाव में जो है ये मापते हैं। वॉइस टोन, आई कॉन्टेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर्स convey emotional authenticity. These non-verbal cues help students assess whether whether the teacher truly means that what is being said. मतलब कि क्या है, आवाज का उतार चढ़ाव, नेत्र संपर्क, चेहरे के भाव और हाव भाव भावनात्मक सच्चाई को प्रकट करते हैं। जो भावनात्मक होता है इसको प्रकट करते हैं। इसी से विद्यार्थी शिक्षक की वास्तविकता और ईमानदारी को समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या है, हाँ, मेहरबियंस कम्युनिकेशंस theory suggests that when message conflicts, greater weight is given to, मतलब कि मेहराबियन के संचार सिद्धांत के अनुसार जब संदेशों में विरोध हो तो अधिक महत्व किसे दिया जाता है। जब संदेशों में अधिक विरोध हो, तो मैंने इससे पहले बताया था कि नॉन वर्बल उस जगह पे बहुत ही सुटेबल होता है, यानी कि अमौखिक व्यवहार को जो है वहां पर लिया जाता है। ठीक, यानी कि मेहरबियन प्रपोज दैट इमोशंस को प्रपोज करा, एटीट्यूड आर कम्युनिकेटेड लार्जली थ्रू द नॉन verbal channels, therefore in case of contradictions receivers rely more on body language and tone than on words. यानी कि क्या है कि मेहराबियन के अनुसार भावनाएं और दृष्टिकोण मुख्यतः अमौखिक माध्यमों से संप्रेषित होते हैं, अतः विरोध की स्थिति में श्रोता शब्दों से अधिक देह भाषा और स्वर पर विश्वास करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ ए स्पीकर सेज आई एम कॉन्फिडेंट बट avoid eye contact, the audience is likely to perceive. यदि वक्ता मैं आत्मविश्वासी हूँ कहे, कि कोई वक्ता है मैं आत्मविश्वासी हूँ कहे पर आंखों से संपर्क ना करे, तो श्रोता क्या समझेंगे। उस कंडीशन में श्रोता क्या समझेंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वहाँ कॉन्फिडेंस की कमी होगी, आत्मविश्वास की जो है सो कमी होगी वहां पे। ठीक है, यानी कि अवॉइडेंस ऑफ आई कांटेक्ट, जब देखिए आई कांटेक्ट प्रॉपर होता है, क्या होता है, बातें में विश्वास होती है और विश्वास दिखता है, ये स्ट्रॉन्ग नॉन वर्बल सिग्नल को भी शो करता है। और जब आंख मिला के बात किया जाता है
any nervousness or insecurity when it contradicts verbal claims of confidence. People believe the non-verbal cue infer lack of the confidence. नेत्र संपर्क से बचना घबराहट या असुरक्षा का अमौखिक संकेत है। जब यह विश्वास आत्मविश्वास के शब्दों से टकराता है तो लोग अमौखिक संकेत को सही मानकर आत्मविश्वास की कमी और निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली एन इमीडिएट consequence of the proclamations of president rules in a state। यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर निम्न में से कौन सा तात्कालिक और अनिवार्य परिणाम नहीं होता है। कौन सा तात्कालिक और अनिवार्य परिणाम नहीं होता है ये बताना है। ठीक है, तो कोड नीचे इसका है। रेजोल्यूशंस ऑफ स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा का भंग होना नहीं होता है तो गलत चुनना है, ये बिल्कुल रहता है। रिमूवल ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, राज्य मंत्रिमंडल के बर्खास्तगी होती है। टेक ओवर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, राज्य प्रशासन का केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना, बिल्कुल सही है। अपॉइंटमेंट न्यू गवर्नर, यहाँ जो है न्यू गवर्नर का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगता है तो कोई नया गवर्नर का नियुक्ति नहीं होता, जो गवर्नर पहले से होते हैं वही इसमें रहते हैं। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आंसर जो है डी राइट होगा। क्या है यूनियन आर्टिकल 356, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डिसमिस्ड एंड द एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट इज exercised by the president, so the governor, the legislative assembly may be dissolved or kept under suspended animation. However, appointment of new governors not a compulsory नहीं है, और immediate consequence generally the same governor continue, जो गवर्नर होते हैं वही वहां पर कंटिन्यू करते हैं वर्क। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के माध्यम से प्रयोग की जाती है। ठीक है, विधानसभा को भंग या निलंबित किया जा सकता है, किंतु नए राज्यपाल की नियुक्ति न तो अनिवार्य है न ही कोई तात्कालिक परिणाम को शो करता है। सामान्यतः वही राज्यपाल पद पर बने रहते हैं और कार्य करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। Which of the following powers is assumed by the president during president rules? राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति कौन कौन से अधिकार ग्रहण करता है, ये बताइए कौन कौन अधिकार ग्रहण करता है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, जी बिल्कुल सही है। राज्य के लिए संसद की विधियां शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाता है। एक्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति भी उनके हाथ में आता है। फाइनेंशियल कंट्रोल भी आता है, राज्य की वित्तीय नियंत्रण, लेकिन सब ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि क्या है, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल जब आता है तो एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट वेस्ट इन द प्रेसिडेंट, द legislative powers are exercised by parliament and financial administration also comes under the union control। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास चली जाती है, विधायी शक्ति संसद प्रयोग करती है तथा वित्तीय प्रशासन भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। अतः सभी कथन जो है सही है। सारा पावर आ जाता है जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब। नेक्स्ट आते हैं। which body, एक मिनट, which body approve, ठीक है, which body approve the proclamations of president rules within the 2 months। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को घोषणा के 2 माह के भीतर कौन स्वीकृति देता है। ठीक है, तो कौन स्वीकृति देगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट देता है, यानी कि संसद। ठीक है, संसद द्वारा स्वीकृति मिलता है। एज पर आर्टिकल 356 द प्रोक्लेमेशंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months, अदरवाइज इट केसेस टू ऑपरेट। यानी कि अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की घोषणा के
2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, देखिए दोनों सांसद से सहमति मिलना भी आवश्यक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूज टू फंक्शन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन के दौरान निम्न में से कौन सा कार्य करता रहता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति शासन लगता भी है तो कार्य कौन सा, गवर्नर गवर्नर जो होते हैं राज्य का संचालन करते हैं, वही इस पे काम करते रहते हैं, मुख्यमंत्री तो होंगे नहीं, विधानसभा तो भंग ही हो जाता है, मंत्रिमंडल तो रहता नहीं है। यानी कि ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल्स द चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिमूव्ड एंड द असेंबली में भी डिजॉल्व और सस्पेंडेड, समाप्त हो जाता है, बट गवर्नर्स कंटिन्यू एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये कार्य करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति शासन, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल हटा दिए जाते हैं तथा विधानसभा निलंबित या भंग हो सकती है, परंतु राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में बने रहते हैं और राष्ट्रपति प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग कैन प्रेसिडेंट रूल नॉर्मली कंटिन्यू इन स्टेट। सामान्यतः किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक चल सकता है। ठीक है, देखिए अधिकतम जो समय लगाने का है वो 1 साल है। ठीक है, 1 साल है, लेकिन 3 साल तक के बढ़ाया जा सकता है, इस चीज को हम देख लेते हैं। अधिकतम 1 साल रहता है। प्रेसिडेंट रूल्स इज इनिशियली इम्पोज ऑफ 6 मंथ्स, इनिशियली 6 महीना का होता है। ठीक है, इनिशियली ये 6 महीना का होता है, एंड कैन बी एक्सटेंडेड विथ पार्लियामेंट्री अप्रूव अप टू मैक्सिमम 1 ईयर तक इसको खींचा जाता है। फिर अंडर नॉर्मल कंडीशंस इन एक्सेप्शनल सिचुएशन इट में एक्सटेंडेड 3 इयर्स, यानी कि लास्टली जो है 3 इयर्स तक इसे, पहले 6 महीना तक लगता है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, अधिकतम कितने वर्ष तक चल सकता है, तो पहले 6 महीना का लगता है, फिर 1 साल का लगता है, फिर लास्ट अधिकतम जो होता है यहाँ पे 3 साल हो जाएगा, 3 वर्ष तक लगता है अधिकतम। यानी कि राष्ट्रपति शासन पहले 6 माह के लिए लागू किया जाता है, जिसे संसद की स्वीकृति से सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में इसकी अवधि 3 वर्ष तक होती है, यानी कि जब विशेष परिस्थिति होगी तब 3 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यही राष्ट्रपति शासन का पॉइंट रहा। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following statements are correct about the University Grant Commission UGC? UGC के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताइए कि यूजीसी के निर्माण में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्या होता है, यूजीसी एक संवैधानिक निकाय है जी? नहीं, संवैधानिक निकाय यूजीसी नहीं है। यूजीसी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है तो नहीं है। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, यह एक संवैधानिक निकाय है। सॉरी, यह एक क्या है, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, यह एक सांविधिक निकाय है। बिल्कुल सही है, स्टैट्यूटरी बॉडी यूजीसी है। इट रेगुलेट हायर एजुकेशन इन इंडिया, यह भारत में उस शिक्षा को विनियमित करता है। बिल्कुल सही है, यानी कि 2 और 3 सही रहा, आपका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही आता है, 2 और 3 सही है। ठीक, क्यों होगा, the UGC was established under the Act 1956 passed by Parliament. Hence, it is a statutory body, not a constitutional one. It has regulatory, funding and recognition powers over universities, so it is not merely advisory. यूजीसी की स्थापना 1956 के यूजीसी अधिनियम के अंतर्गत संसद द्वारा की गई थी, इसलिए यह संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे विश्वविद्यालय को मान्यता देने, अनुदान देने और उस शिक्षा को नियंत्रित करने की विविध शक्ति प्राप्त होता है यूजीसी को, इसलिए केवल परामर्शही संस्था नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, Which of the following statements are correct regarding NAC? यानी कि NAC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो कथन सही है उसको बताना है NAC के संबंध में।
तो इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी। यस, नेक जो होता है एक स्वायत्त संस्था होता है, बिल्कुल सही है। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी, इसकी स्थापना यूजीसी द्वारा की गई है, बिल्कुल सही है। इट एक्रेडिट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यस, यह उस शिक्षा संस्थानों का प्रत्यापन करता है, बिल्कुल सही है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी ये नहीं होता है। यानी कि 1 2 3 सही है, आपका एक ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। ठीक, क्यों आ रहा है? क्योंकि नेक इज एन ऑटोनोमस बॉडी होता है, सेटअप बाय यूजीसी के द्वारा इसको सेटअप किया गया था फॉर असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। इट इज नॉट क्रिएटेड इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्रिएट नहीं करा गया था। यानी कि नेक एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन में प्रत्यापन के लिए की गई है। यह संविधान द्वारा स्थापित निकाय नहीं है, ये बात जो है सो क्लियर किया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Which of the following statements are correct about the planning commissions before 2015? योजना आयोग 2015 से पहले, योजना आयोग क्या है? 2015 से पहले बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग 2015 से पहले कौन सा? नीति, अभी क्या है, नीति आयोग आ गया, पहले योजना आयोग था, नीति आयोग। ठीक है, 2015 में नीति आयोग बना। नीति आयोग का हेड कौन होता है? संवैधानिक तो जिस देश का प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, तो योजना आयोग क्या है ये? इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या है? जी नहीं होगा, यह एक असंवैधानिक निकाय था, ये एक थिंक टैंक, इसको क्या बोलते हैं? थिंक टैंक बॉडी भी बोलते हैं योजना आयोग को, थिंक टैंक या योजना आयोग हो गया। ठीक है, थिंक टैंक बॉडी होता है, यानी कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, यह एक असंवैधानिक निकाय था, यह एक असंवैधानिक निकाय था, ये होगा। ठीक है, उसके बाद इट इज फंक्शनल एज एडवाइजरी बॉडी, यस, यह परामर्शी संस्था के रूप में कार्य करता था, बिल्कुल सही है। इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, योजना आयोग की जगह पे ही क्या आया? नीति आयोग आया। पहले योजना आयोग चलता था, स्टार्टिंग 1950-49 के आसपास आया था, अब उसी को नाम देकर 2015 में क्या बना? नीति आयोग बना। ठीक है, इसे नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, नाम चेंज करके, यानी कि 2 3 4 का आंसर निकल के आ रहा, बिल्कुल भी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या है। The planning commissions was an extra constitutional advisory body was replaced by नीति आयोग in 2015 में उसको नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग न तो संवैधानिक था ना ही सांविधिक, यह एक अतिरिक्त संवैधानिक परामर्शदर्शी दायी संस्था थी। इसे 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया, यानी कि इसी को 2015 में नीति आयोग का नाम दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन नीति आयोग? नीति आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? कौन से कार्य होते हैं नीति आयोग का? ये बताइए कि नीति आयोग का कार्य क्या क्या है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति निर्माण करना, बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, ये भी करता है। एलोकेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना का आवंटन, ये जो है नीति आयोग नहीं करता है। ठीक है, ये अलग पंचवर्षीय योजना का नीति आयोग नहीं करता, इसके लिए अलग बॉडी है। एक्टिंग एज ए थिंक टैंक, यह एक थिंक टैंक बॉडी है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यानी कि 1 2 4 सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सही निकल के आ रहा है। ठीक, यानी कि नीति आयोग फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज, प्रमोट्स द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड वर्क्स एज थिंक टैंक जैसा ये काम करता है। इट डज नॉट एलोकेट 5 ईयर प्लान्स को ये शो ऑफ नहीं करता। ठीक, नीति आयोग नीति निर्माण करता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, और एक चिंतन संस्था जो थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह पंचवर्षीय योजना का आवंटन का कार्य नहीं है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा आशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्या है? Which of the following statements are correct about statutory bodies?
यानी कि संवैधानिक निकायों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है संवैधानिक निकाय के संबंध में? तो दे आर क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इनकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा होती है। जो संसद का अधिनियम होता है इसके द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एक हुआ जो अंदर ऑप्शन भी है तो इसको ऑप्शन के अंदर चलना पड़ेगा। दे आर क्रिएटेड डायरेक्टली बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जी नहीं, ये जो है डायरेक्टली क्रिएट नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। देयर फंक्शंस आर लीगली डिफाइंड, इसके कार्य विधि द्वारा निर्धारित होते हैं, बिल्कुल सही है। यूजीसी एंड एआईसीटी आर एग्जांपल, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी का जो होता है यूजीसी और एआईसीटी इसके उदाहरण है, बिल्कुल सही है। यानी कि क्या क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 ऑप्शन होगा, यानी कि 1, 3, 4। ठीक है, क्या होगा 1, 3, 4, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही निकल के आएगा। ठीक, इसका क्यों ऐसा होगा, तो स्टैट्यूटरी बॉडीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, देयर पावर्स एंड फंक्शंस आर लीगली डिफाइंड। यूजीसी एंड आईसीटी आर सच बॉडीज, ये सब क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट के द्वारा पास करा जाता है। ठीक है, यानी कि संवैधानिक निकाय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत स्थापित होते हैं सब, और उनकी शक्तियां व कार्य विधि द्वारा निर्धारित होते हैं। यूजीसी और एआईसीटी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी का क्वेश्चन आता है तो यूजीसी और एआईसीटी इसके जो होता है प्रमुख उदाहरण होता है स्टैट्यूटरी बॉडी का। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 31 की ओर। The grounds on which discriminations in admissions to educational institutions is constitutionally prohibited are, यानी कि शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले भेदभाव को संविधान द्वारा निषिद्ध किया गया है। जो भेदभाव है संविधान द्वारा निषिद्ध किया गया है, तो इसके लिए जो है क्या होगा, रिलीजन, यस रिलीजन भी होगा, सेक्स लिंग भी होगा, प्लेस ऑफ बर्थ भी होता है और कास्ट भी होता है। ये चारों बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2, 3, 4 आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे सही निकल के आएगा। ठीक, चलिए आर्टिकल 51 और आर्टिकल 52 जो कहता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ सबको शामिल करा जाता है। हेंस ऑल गिवन ग्राउंड्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 15(2) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव वर्जित है, इसलिए दिए गए सभी आधार संविधान द्वारा निषिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिजर्वेशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड फॉर। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण किन वर्गों के लिए संवैधानिक रूप से मान्य है आरक्षण, ये बताइए। तो इसमें जो होगा शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति बिल्कुल मान्य है, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति इसका भी मान्य है, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी इसका भी मान्य है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसका भी मान्य है। यानी कि 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है कि 3 आपका यहाँ जो है सही निकल के आएगा। ठीक है, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 15(6) अलाउ reservations for SC, ST, OBC and EWS in educational institutions। ये सब जो आर्टिकल्स है अनुच्छेद 15(4), 15(5), 15(6) अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और अनपिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, ये इसमें कहा जाता है, दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं which article guarantees equality of opportunities in public employment। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है कि सार्वजनिक रोजगार मिले, यह कौन सा देता है, तो यह आर्टिकल 16 देता है। आर्टिकल 16 जो होता है ये करता है, यानी कि आर्टिकल 16 एंश्योर द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी
in matters of public employment and prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, recent place of birth and residence। अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक सेवाओं के समान अवसर प्रदान करता है। जो सार्वजनिक सेवा होता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव हो सकता को रोकता है। ठीक है, रोकता है इसको। नेक्स्ट आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू एजुकेशन। शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार कौन सा है? यानी कि शिक्षा से संबंधित जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21A क्या है? आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन, जो कि राइट टू लिबर्टी जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 21A मेक्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट है ये। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान की गई है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज इन एजुकेशन। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के हितों, हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? ये बताइए कि अल्पसंख्यक का हितों का रक्षा कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल 30 है। क्या आर्टिकल 30 है जो अल्पसंख्यक के हितों का रक्षा करता है। आर्टिकल 30 ग्रांट्स माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। यानी कि अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को अपनी संसद के अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है सो क्या है, इफ द propositions all thieves are poor is false, which of the following propositions can certainly be claimed true। मतलब कि ये भी क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, यदि यह अभिकथन है कि सभी चोर गरीब होते हैं, ठीक है, जितना भी चोर है सभी चोर गरीब होते हैं, गलत है। तो निम्नलिखित में से किस अभिकथन के संबंध में निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है कि जो बात सही होगा वो कौन सा पॉइंट यहाँ पे जो है सही होगा, ये बताइए। तो देखते हैं, सम थीव्स आर पुअर, जी नहीं। ऑल थीव्स आर पुअर, तो सम थीव्स आर नॉट पुअर, कुछ चोर गरीब नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कि कुछ चोर जो होता है गरीब नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। क्या है, हाँ, द फॉल्सिफाई ऑफ ऑल थीव्स आर पुअर इम्प्लाइज दैट एट लीस्ट वन थीव इज नॉट पुअर, यानी कि कोई न कोई पुअर नहीं होगा। हेंस सम थीव्स आर नॉट पुअर, क्या हो जाएगा ये, सम थीव्स आर नॉट पुअर इज नेसेसरी ट्रू, अदर ऑप्शंस कैन नॉट बी सर्टेनली कंडक्टेड। यदि कथन सभी चोर गरीब हैं तो गलत है। इसका अर्थ है कि कम से कम एक चोर गरीब नहीं है, सभी चोर गरीब है तो कम से कम एक चोर गरीब नहीं है। इसलिए यह कथन जो है कुछ चोर गरीब नहीं है निश्चित रूप से सही है। अन्य विकल्प का निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला नहीं जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे बी जो है सही निकल के आया। ठीक है, यानी कि सम थीव्स आर नॉट पुअर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या है, ऑल मेंबर्स आर, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, ऑल मेंबर्स आर वार्म ब्लडेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कंक्लूजन्स। सभी स्तनधारी गर्म रक्त वाले होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है, ये बताइए कि सभी स्तनधारी गर्म रक्त वाले होते हैं। तो नो मेंबर इज कॉल्ड ब्लडेड, क्या होगा,
नो मेंबर इज कोल्ड ब्लडेड, यानी कि कोई भी स्तनधारी ठंडे रक्त वाला नहीं है। गिवन दैट ऑल मेंबर्स आर वार्म ब्लडेड, इट यानी इट follows the no member can be cold blooded। ऑप्शन ए बी डज डू नॉट नेसेसरी फॉलो, ये फॉलो करता ही नहीं है, ये भी तो है, ये नहीं है। नो मेंबर कोलोड आपका यहाँ जो है सी ऑप्शन होगा। यानी कि यदि सभी स्तनधारी गर्म रक्त वाले हैं तो कोई भी स्तनधारी ठंडे रक्त वाला नहीं हो सकता है। विकल्प ए भी अनिवार्य रूप से सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Some birds are not flightless, ठीक है। Which of the following conclusions is valid? कुछ पक्षी उड़ने में असमर्थ नहीं है, यानी कि कुछ जो पक्षी है जैसे शुतुरमुर्ग होता है, ऑस्ट्रिच उड़ता नहीं है। कुछ पक्षी उड़ने में असमर्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ये निष्कर्ष बताइए कौन सा सही है। तो सम बर्ड्स कैन फ्लाई, कुछ बर्ड्स उड़ सकती है, तो कुछ पक्षी उड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ अपोजिट हो गया ना। द स्टेटमेंट सम बर्ड्स आर नॉट फ्लाइटलेस, कुछ बर्ड जो है उड़ने में सक्षम नहीं है, तो डायरेक्टली इम्प्लाइज दैट ए लिस्ट सम बर्ड्स कैन फ्लाई, कुछ बर्ड्स जो होता है उड़ सकते हैं। कथन जो है ना कुछ पक्षी उड़ने में असमर्थ नहीं है, जैसे उड़ नहीं सकते हैं, तो इसका अर्थ मतलब क्या है कि कम से कम कुछ पक्षी तो उड़ सकते हैं। कुछ पक्षी मान लीजिए नहीं उड़ेंगे तो कुछ पक्षी तो उड़ सकते हैं, यही निष्कर्ष सही दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इफ द प्रोपोजिशंस ऑल थीव्स आर पुअर, ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स, बात गलत है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन बी सर्टेनली क्लेम ट्रू? यदि यह कथन अभिकथन की सभी चोर गरीब होते हैं गलत है, तो निम्नलिखित में से किस अभिकथन के संबंध में निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है? तो इसके लिए सम थीव्स आर पुअर, जी नहीं। सम थीव्स आर नॉट पुअर, कुछ चोर गरीब नहीं होते, इस टाइप के क्वेश्चन चांसेस है कि एग्जाम में आता है। ठीक है, आ सकता है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि द फॉल्सिफाई ऑफ ऑल थीव्स आर पुअर, ठीक है, ये एक फॉल्सिफाई कथन है, और ये जो भी पॉइंट कर रहे हैं सब लॉजिकल रीजनिंग से कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। implies the existence of least one thief who is not poor, अतः hence some thieves are not poor is necessary true। some thieves are not poor, कुछ जो है पुअर नहीं होगा चोर, ये बात बिल्कुल यहाँ पे जो है सही निकल के आता है। यदि क्या है, यदि सभी चोर गरीब हैं, ठीक है, सभी चोर गरीब हैं गलत है, तो कम से कम एक चोर गरीब नहीं है, इसलिए कुछ चोर गरीब नहीं है, यह निश्चित रूप से जो है यहाँ पे सही को दिखाता है। ठीक, अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चंस की ओर। क्या है, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कंक्लूजंस, यानी कि सभी वर्ग आयताकार है। क्या है, सभी वर्ग आयताकार हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? जब सभी वर्ग आयताकार हैं तो इसके निष्कर्ष में कौन सा कथन सही होगा? ऑल रेक्टेंगल और स्क्वायर, जी नहीं। ऑल सम रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। और नो रेक्टेंगल इज स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। ऑल स्क्वायर और रेक्टेंगल बिल्कुल सही है कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सभी वर्ग आयताकार हैं। ठीक है, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ये जो है इसके संदर्भ में ये कथन जो है आपका सही निकल के आएगा। ठीक, यानी कि द स्टेटमेंट ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, चूंकि यहाँ पे सिमिलर कर रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्ट इनवर्सली अफर्मेटिव है। क्या है, ये अफर्मेटिव है। ओनली ऑप्शन डी रिजल्ट दिस ट्रूथ, ऑप्शन डू नॉट फॉलो, लॉजिकली यहाँ लॉजिकली फॉलो नहीं करता है। कथन सभी वर्ग आयताकार है पूर्ण सत्य है, केवल डी इसे सही रूप से प्रस्तुत पुनः कर सकता है।
अन्य विकल्प तार्किक रूप से सही नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में एक ये भी हो सकता है, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, इसको भी ए को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें दो ऑप्शन सही बनने की चांस है, ए और डी जो है सही है। ऑल रेक्टेंगल और स्क्वायर ये भी जो है बन सकता है, और दूसरा जो है आपका ऑल स्क्वायर और रेक्टेंगल, चूंकि ये क्वेश्चन के समानार्थी है, सेम टू है, इजी क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। लेकिन आपका ये भी सही हो सकता है और डी भी सही होगा, इसमें ए डी ऑप्शन को हम प्रायोरिटी लेके चलेंगे। तो अभी तक आप लोगों के बीच हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस एक्सप्लेन करा, ठीक है। अब है कि आप लोग का 31st को एग्जाम है, ठीक है। तो एग्जाम तक ये सीरीज रहेगा, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा, पंचायत यूनिवर्सिटी का रहेगा, ठीक है। और उससे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आते हैं। और जो कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है, जैसे कि नंबरिंग सिस्टम वाला है, ये लोग आप कर लेंगे। ऐसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाए भी है रीजनिंग से क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को अब यहीं तक रखेंगे। आप लोग को जहाँ भी जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी समझ में पॉइंट नहीं आता है, कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम को प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है, जो भी इशूज हो, जो भी समस्याएं हो, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट